हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं जैदी सर आप सभी स्टूडेंट्स का ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा ये ज्ञान सागर का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस पर हम अलग अलग विषयों के जो हमारे अलग अलग अध्यापकगण हैं वो अपना अपना वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ नया ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। इसी क्रम में आज हम एक नए प्लेटफॉर्म की तरफ से यानी तरह से आपके सामने लाए हैं एक नए टॉपिक को, जिसका नाम है भाषा। इसमें हम बाल विकास के अंतर्गत केवल भाषा यानी लैंग्वेज को ही नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसमें कुछ चीज़ें हम चिंतन पर भी, क्योंकि चिंतन अपने आप में एक विचार होता है। तो भाषा और चिंतन दो साथ साथ चलने वाली चीज़ें हैं। भाषा और चिंतन एक ही सिक्के के दो पहलू कहे जा सकते हैं। तो हम इस पर आज डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास जो हमारी होगी स्टूडेंट्स, वो थोड़े से जो है चेंज रहेगी। पहले हम कुछ चीज़ों पर यानी टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे और टॉपिक पर डिस्कशन के बाद हम जो है कुछ जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या पॉइंट्स होते हैं हम उन पर डिस्कस करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं हर तरह से मदद प्रदान करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपसे उम्मीद है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे, ताकि हमें इसमें और मोटिवेशन मिले और हम इस तरह के कार्यों के साथ आपके सामने ऐसे और बहुत बेहतरीन वीडियोज़ लेकर के आते रहें। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप हमें सपोर्ट ज़रूर करेंगे, और जो स्टूडेंट्स ज्ञान सागर के से सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़े हुए हैं, वो हमारे यूट्यूब के माध्यम से जुड़ रहे हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो भी जो है अपने साथीगणों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोज़ को लाइक और शेयर कराएं, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले और इस मोटिवेशन से हम आपके समक्ष इस तरह के नए वीडियोस लेकर के आएंगे। आज हम भाषा पर बात करने जा रहे हैं। अगला वीडियो हमारा इसी वर्ड पर होगा जो मैंने अभी बोला। हमारा जो है इमोशंस और मोटिवेशन पर हमारे अगले वीडियो होंगे। तो हम अगला वीडियो इमोशंस पर लेकर के आएंगे और उसके बाद हम मोटिवेशंस की बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी मुझे मोटिवेशंस देंगे। इसी उम्मीद और उसके साथ मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। चलें टॉपिक की तरफ चलते हैं और आज के इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि विषय हमारा है बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत भाषा। ये यूपी में अभी यूपी टेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसके अलावा सी टेट में और अदर स्टेट्स के जो भी टेट के होने वाले एग्ज़ाम्स हैं उन सब में ये आपको मदद करेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंसेप्ट क्लियर करने की। भाषा के अंतर्गत कंसेप्ट क्लियर करना है हमें। तो बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है, भाषा क्या है, हम इस पर आगे बात करेंगे। भाषा किसी भी अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। हमारे मन में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं वो सभी जो है उनका हम आदान और प्रदान हम भाषा के माध्यम से ही करते हैं। तो भाषा संप्रेषण का, कम्युनिकेशन का एक सशक्त माध्यम होती है। भाषा संप्रेषण का, कम्युनिकेशन का क्या होती है, एक सशक्त, एक मजबूत माध्यम होती है। यदि भाषा नहीं होती तो हम आज भी हमें और अन्य जीवों में अंतर ना होता। उनके पास में मूक भाषा होती है, वो अपनी मूल प्रवृत्तियों के माध्यम से जो बेसिक टेंडेंसी ईश्वर द्वारा उनको नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से प्रदान की जाती है, उसी के साथ अपना जीवन यापन करते हैं और अपने आपस के जीवों के साथ उसी रूप में क्रियाकलाप करके अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं। लेकिन हम मनुष्य, हम सब जानते हैं कि साइंस ने, विज्ञान ने हम मनुष्यों को क्या कहा है, हम मनुष्यों को होमो सैपियंस कहा गया है। हम होमो सैपियंस क्यों बने और कैसे बने, तो कहा जा सकता है कि हम होमो सैपियंस बने भाषा के कारण। अगर हमारे पास भाषा ना होती तो हम अपनी बुद्धि का विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं कर पाते। भाषा का विकास मूल रूप से हमारा यानी कि हमारे बौद्धिक विकास मूल रूप से भाषा के कारण ही हुआ। इसलिए भाषा हर तरह से संप्रेषण का, कम्युनिकेशंस का, विचारों के आदान प्रदान का एक बड़ा माध्यम होती है। भाषा कोई भी हो, विश्व में अनेक प्रकार की भाषाएं हैं अगर हम, और बोलियां होती हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूं आपके एग्ज़ाम पॉइंट्स के लिए, हम इस पर चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात और क्लियर कर दूं, हम सब जानते हैं कि भाषा और बोली में अंतर होता है। भाषा एक व्यापक स्वरूप में बात की जाती है, बोली किसी एक क्षेत्रीय
रूप में बोली जाने वाली भाषा को कहते हैं, जिसमें कि हम अपनी बात का आदान प्रदान करते हैं। तो बोली जो होती है वो लोकल होती है, क्षेत्रीय होती है, जबकि भाषा जो होती है वो एक बड़े क्षेत्र में या बड़े राष्ट्र आदि में बोली जाने वाली संप्रेषण की जो माध्यम होता है, हम उसको कहते हैं। तो इस तरह से हमारा और आपका भी जो संप्रेषण हो रहा है, आप मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, तो उसमें भी भाषा ही मुख्य माध्यम है। और हम हिंदी भाषा या इसमें कुछ, क्योंकि हिंदी का है मुख्य रूप से, तो हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी बात कह रहे हैं। कहीं कहीं इंग्लिश के शब्द भी आएंगे, तो इस तरह से हम मुख्य रूप से भाषा का ही सहारा लेकर अपनी बात कहते हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं, कम से कम समझ रहे हैं इन चीज़ों को कि किस तरह से बिना भाषा के हम बच्चों का जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, बच्चों के अंदर जो बुद्धि है, उसको हम विकसित नहीं कर सकते। तो बच्चों को विकसित करने के लिए, कि उनके विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? बच्चों में भाषा का विकास करना। तो आगे बढ़ेंगे, अगली स्लाइड्स की तरफ चलेंगे और बात करेंगे बाल विकास में भाषा और चिंतन, है ना। तो लैंग्वेज एंड थिंकिंग इन चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट में बच्चों के लिए जब हम बात करते हैं विकास के पक्ष की, तो याद रखिएगा विकास के पक्ष में जब हम बात करेंगे तो ध्यान रखने की बात होगी कि विकास के पक्ष, विकास के पक्ष के कितने होते हैं। तो विकास के पक्ष की अगर हम बात करें, मैं यहीं पर थोड़ा सा लिख लेता हूं, है ना। तो विकास के पक्ष, साइड ऑफ डेवलपमेंट, विकास के पक्ष, साइड ऑफ डेवलपमेंट। विकास के पक्ष दो होते हैं मुख्य रूप से, है ना। कौन कौन से? औपचारिक, औपचारिक, अनौपचारिक। अनौपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल में एग्जाम के लिए याद रखने वाली बात है, पहला आएगा शारीरिक, दूसरा आएगा मानसिक, मानसिक, ठीक है, तीसरा होगा सामाजिक, चौथा होगा संवेगात्मक, और पांचवा होगा, यहां लिख देता हूं जगह कम है, पांचवा होगा भाषागत। तो इस तरह से बच्चे के विकास के लिए, बाल विकास के लिए भाषा औपचारिक रूप से महत्वपूर्ण भाग है, साधन है, यानी कि बच्चे के अपने डेवलपमेंट करने के लिए। तो इस तरह से औपचारिक रूप से बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट किया जाता है, बच्चा सोशल डेवलपमेंट करता है अपना, बच्चा इमोशनल डेवलपमेंट करता है, और बच्चा लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट। अगर बच्चे की लैंग्वेज डेवलप नहीं होगी तो बच्चे का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट जो है, सर्वांगीण विकास जो है वो नहीं माना जाएगा, पूरा डेवलपमेंट माना नहीं जाएगा। ये डेवलपमेंट होंगे ही नहीं, शारीरिक तो हो जाएगा लेकिन मानसिक, सामाजिक आदि में समस्या उत्पन्न होगा, लेकिन कहीं ना कहीं समस्याएं आएंगी, अधूरापन रह जाएगा। इसलिए भाषा हर तरह से जो है संप्रेषण का माध्यम है। अनौपचारिक में मैं लिख नहीं रहा, आप समझेंगे यहाँ पर, यानी समझना है, एक दो बार लिख देता हूँ। जैसे नैतिकता, नैतिक, है ना, नैतिकता जो है, नैतिक, दूसरा चारित्रिक, 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 है ना, तीसरा भावात्मक, भावात्मक। ये सभी जो है और अनौपचारिक होते, इनका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, ये कहीं भी किसी भी जगह पर अपना विकास बच्चा कर सकता है। नैतिकता, मोरलिटी की बातें बच्चा केवल स्कूल में या घर में ही नहीं सीखता, खेल के मैदान से भी सीखता है, सहयोग करना एक दूसरे को, है ना। तो सामाजिकता में भी आता है, कहीं ना कहीं बड़ों का सम्मान करना, प्रेम भाव से बोलना, ये उसके चारित्रिक गुण भी होते हैं, अच्छा व्यवहार करना उसके कैरेक्टर्स में आते हैं। भावात्मक रूप से फीलिंग्स, एक दूसरे के लिए अच्छी फीलिंग रखना भावात्मक रूप से, तो ये सब अनौपचारिक होते हैं, कहीं भी किसी भी व्यक्ति से सीखा जा सकता है। लेकिन इनको सीखने के लिए भी भाषा की आवश्यकता पड़ती है, इनको सीखने के लिए भी भाषा की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चे का जो विकास होता है ना,
बाल विकास में भाषा क्या है, एक सशक्त माध्यम है, क्योंकि बाल विकास के पक्ष चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक, बिना इन भाषा के इनको सीखा ही नहीं जा सकता। इसलिए ये वाला भाग जो है इन सब के लिए क्या है, हर हाल में ज़रूरी है, अनिवार्य तथ्यों में से आता है औपचारिकता में। तो भाषा मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन का एक माध्यम है। भाषा के माध्यम से मनुष्य समाज में अपना एक अलग स्थान बनाता है, जो उसके व्यक्ति के निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जो उसके व्यक्ति की जगह पर यहाँ पर आप एक और थोड़ा सा जोड़ेंगे, व्यक्तित्व, ठीक है, व्यक्तित्व के निर्माण, व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो अगर बच्चे के पास भाषा नहीं है सही से, तो बच्चे का जो व्यक्तित्व है वो डेवलप सही से नहीं हो पाएगा, बच्चे का जो करैक्टर है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि उसके पास भाषा होनी चाहिए। भाषा जन्म के स्थान पर उत्पन्न होती है, क्वेश्चन पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन पॉइंट बनता है, क्वेश्चन पॉइंट है ये, ठीक। भाषा कहाँ पर पैदा होती है, तो भाषा मुख्य रूप से जन्म के स्थान पर पैदा होती है। बच्चा जहाँ पर पैदा होता है वहाँ पर ही उसकी वो भाषा होती है। ऐसी जन्म के स्थान की भाषा को हम क्या कहते हैं, जन्म के स्थान की भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। जन्म के स्थान की भाषा को मदर टंग या मातृभाषा कहते हैं। तो इस तरह से ये मुख्य बात है ध्यान रखने की। बच्चा जन्म के बाद रोता है, यह उसकी क्या है, प्रथम भाषा है। ये भी एक एग्जाम पॉइंट है, इसको भी याद रखें, ये भी एक एग्जाम पॉइंट है, ठीक, कि बच्चा जन्म के बाद रोता है, यह उसकी क्या है, प्रथम भाषा है। वास्तव में भाषा भावों के संप्रेषण, कम्युनिकेशंस का एक माध्यम है। तो इस तरह से भाषा क्या है, भाषा भावों, जो फीलिंग्स, भावनाएं, भावात्मक बात आ गई है ना, भावनाएं पैदा होती हैं, भावनाएं संवेगात्मक रूप से भी पैदा होती हैं, उन सब का संप्रेषण, आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन किस तरह से होगा, भाषा के माध्यम से होगा। तो इस तरह से भाषा इसका स्वरूप है। चलेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अगली स्लाइड्स की तरफ। आपके सामने दूसरी स्लाइड्स आई है, भाषा का महत्व, है ना, इंपॉर्टेंट ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, भाषा किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान देंगे। भाषा व्यक्तित्व का एक आईना है। आईना क्या होता है, आईने का सीधा जो भावात्मक अर्थ है वो कहेंगे आईना मतलब सच्चाई। आईना क्या होता है, सच्चाई। हम आईने के सामने खड़े होंगे तो क्या नजर आएंगे, शाहरुख खान थोड़ी दिखाई देंगे, हम कोई जो है बिल गेट्स थोड़ी नजर आएंगे, हम मोदी थोड़ी नजर आएंगे, हम जो हैं वही दिखाई देंगे। तो आईना क्या करता है, सच्चाई बताता है। तो ओवरऑल भाषा व्यक्तित्व का एक आईना है, यानी कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी क्या है, ये उस किससे पता चलेगी, भाषा से पता चलेगी। तो इस तरह से भाषा क्या है, भाषा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आईना है। भाषा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या है, आईना है। जैसा व्यक्ति होता है, जैसा व्यक्ति होता है उसी प्रकार उसकी भाषा होती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखने की है। हम सब भी अपने देखते हैं, हम जैसे जहाँ से हम जैसे होंगे हम भाषा भी वैसे ही एडॉप्ट करते हैं, वैसे ही ग्रहण करते हैं और वैसे ही हम बोलते हैं, वैसे ही हमारा कम्युनिकेशन होता है। तो इस तरह से जैसा व्यक्ति होता है उसी प्रकार उसकी भाषा होती है। भाषा से ही समाज में सम्मान मिलता है। स्वाभाविक सी बात है कि हमारी भाषा अच्छी होगी, हम अच्छे से बातचीत करेंगे तो हमें समाज में सम्मान मिलेगा। एक बड़े बुजुर्गों ने कहा है, थोड़ा सा इनफॉर्मल होकर के भी आज की क्लास हम ये वीडियो बना रहे हैं। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं इसको बिल्कुल ये समझें कि आप मेरे सामने बैठे, मैं तो यही समझ के आपको बात करता हूँ और आप मेरे सामने मौजूद हैं। तो आप थोड़ा सा इनफॉर्मल होकर के मैं बात कर रहा हूँ कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आप कहीं किसी नई जगह पर जाएँ, कहीं पर भी आप अननोन है, बिल्कुल उस जगह के लिए आप अनजान है, जानते नहीं, आपको लग रहा है कैसे बातचीत होगी, कैसे क्या करेंगे, क्या करेंगे। आज तक कश्मीर नहीं गए, हमें लग रहा है हम कश्मीर कैसे जाएं। तो एक सबसे अच्छी बात कही गई है, अपने व्यक्तित्व से जुड़ी बात होती है, हमारी पर्सनालिटी को भी वो डेवलप करती है। कि अगर कहा जाता है कि जुबान शीरी तो मुल्क गिरी, जुबान शीरी मुल्क गिरी। शीरी माने मिठास। अगर आपकी जुबान में, आपकी भाषा में मिठास है, आप बहुत नर्म स्वभाव के व्यक्ति हैं और नम्रता से बोलते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उस जगह के लोग आपके अपने हो जाएंगे।
जुबान शीरी मुल्क गिरी, मुल्क माने वो जगह, वो देश जो आपके अपने हो जाएं लोग। तो जुबान से हम लोगों को अपना बना लेते हैं भाषा से, और भाषा से ही हम लोगों को अपने से दूर भी कर देते हैं। इसलिए भाषा व्यक्तित्व को के बारे में बताती है, उसका आईना होती है। भाषा से ही समाज में सम्मान मिलता है। इस आधार पर भाषा के महत्व को निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। कैसे? भाषा का महत्व कहीं से भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान खींचने के लिए महत्व, इसको नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 ध्यान खींचने के लिए महत्व। हमें अगर व्यक्ति के अपना ध्यान लगाना है या उस व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करना है, तो उसके लिए भाषा हमारी ऐसी हो कि वो हमारी तरफ खिंचा चलाए, हमारी बात सुन के हमारी तरफ ध्यान देने लगे। सामाजिक संबंध बनाने के लिए दूसरी मुख्य बात है, सामाजिक संबंध बनाने के लिए हमें अगर सामाजिक संबंध बनाना है तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भाषा हमारी अच्छी होनी चाहिए। भाषा के साथ संप्रेषण, कम्युनिकेशन हम अच्छे से कर सकें। तो सामाजिक संबंध बनाने के लिए भी हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। बिना समाज में संबंध बनाए हम अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। समाज में जीवन निर्वाह करने के लिए आवश्यक है कि हम अपना भाषा का अच्छा प्रयोग करें। भाषा का महत्व अगला है, तीसरा है ना, सामाजिक मूल्यांकन के लिए। हम समाज में हमारा कोई मूल्यांकन करेगा कि हम किस प्रकार के अच्छे सामाजिक व्यक्ति हैं या नहीं। समाज में हमको अच्छे से लोग पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी प्रशंसा हो, हर व्यक्ति प्रशंसा का भूखा होता है, ये याद रखें। कोई भी हो, नीचे से लेके ऊपर तक, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे कार्यों की, मेरे बातों की, मेरी चीज़ों की, मेरे बिहेव की, मेरे व्यवहार की प्रशंसा हो। तो प्रशंसा करने के लिए, यानी कि लोग प्रशंसा तब करेंगे जब आपके क्रियाकलापों का, आपके भाषा का, आपके संप्रेषण के साथ आपका मूल्यांकन करेंगे, आपका एवोल्यूशन करेंगे। जब तक आपकी चीज़ों का एवोल्यूशन नहीं किया जाएगा तब तक आपके समाज में आपको महत्व नहीं मिलेगा। इसलिए सामाजिक संबंध बनाने के लिए हमें भाषा का मूल्यांकन भाषा के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है। बात करेंगे दूसरों के विचारों को प्रभावित करने के लिए। हम भाषा के माध्यम से तो दूसरे के को अपने विचारों से प्रभावित करते हैं। हमारी भाषा अच्छी होगी तो दूसरे हमसे प्रभावित होंगे और इस तरह से जो है वो हमारी बातों को सुनेंगे और ध्यान देंगे। शैक्षिक उपलब्धि के लिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करने के लिए हमारे पास भाषा ही माध्यम है। अगर कोई भी भाषा हो, ज़रूरी नहीं है हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, इंग्लिश भाषा, कोई भी भाषा जब तक नहीं होगी हम अपनी जो ज्ञान है उसको दूसरों तक या उत्तर पुस्तिका में कैसे लिख पाएंगे। इसलिए ये साधारण सी बात है जानने की कि शैक्षिक उपलब्धि के लिए भी इसका महत्व है। आत्म मूल्यांकन के लिए भी हम सेल्फ एनालिसिस भी अपना करते हैं, सेल्फ एवेल्यूशन करते हैं, आत्म मूल्यांकन करते हैं आत्म मंथन के द्वारा। आत्म मूल्यांकन कैसे करते हैं? आत्म मंथन के द्वारा। आत्म मंथन के द्वारा हम आत्म मूल्यांकन करते हैं। तो इसलिए इसके लिए भी हम जब कहीं बैठते हैं, विचार करते हैं, सोचते हैं अकेले में, तो हम सोचते हैं कि हमने जो कार्य किया, हमने जो बात कही, हमने किसी से कोई बात बोली तो वो क्या है, वो हमने सही कहा या नहीं। कहा जाता है, एक और स्लोगन आपके सामने रख रहा हूं, कहा जाता है कि जहां न चले गोली वहां चले बोली, जहां न चले गोली वहां चले बोली। तो अगर आपकी भाषा अच्छी है तो दुश्मन भी आपका अपना हो जाएगा। अभी मैंने इसी को कहा था, जुबान शीरी तो मुल्क गिरी। तो इसलिए आत्म आकलन हम तभी करेंगे, अपना मूल्यांकन, जब हम ये देखेंगे कि हम अपने से हम किसी से अपनी भाषा के माध्यम से व्यवहार कैसे करते हैं। इच्छाओं की संतुष्टि के लिए भी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। इस तरह से जो हमारी विशेष होती हैं, हमारी आवश्यकताएं, नीड्स होती हैं, उनका भी हम इसी से संतुष्ट करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भाषा का महत्व इन सब के माध्यम से है। इसलिए हम जानते हैं कि भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। भाषा एक साधन है, किसका? तो भाषा संप्रेषण का एक बड़ा साधन है। चलेंगे अगली स्लाइड की तरफ, और नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, भाषा विकास के सिद्धांत क्या हैं। जब बाल विकास के अंतर्गत हम बच्चे की भाषा को देखते हैं कि बच्चा कैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, कैसे कैसे चीज़ों को अपना जो है संप्रेषित कर रहा है, अपनी बात को कैसे कह रहा है ना। तो उसमें जो है, क्योंकि अभी अभी आपने इसमें मैंने बोला कि बच्चा जब सबसे पहले बच्चे की भाषा क्या होती है, रुदन, यानी कि बच्चे का रोना ही उसकी अपनी भाषा होती है। तो इस तरह से जो है हम वहाँ से प्रारंभ करते हैं। तो उसको सिखाने और बताने के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो भाषा विकास के सिद्धांत में मनुष्य की भाषा कैसे विकसित होती है, शब्दों के अर्थों में कैसे समावेश होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है,
इसको जानने के लिए भाषा के सिद्धांतों को जानना आवश्यक है। ठीक है, तो इसके लिए भाषा के सिद्धांत हैं, आप कहीं से भी कोई भी रख लीजिए। पहला सिद्धांत है कि परिपक्वता का सिद्धांत। पहला सिद्धांत है परिपक्वता का सिद्धांत। परिपक्वता, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी। प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी, परिपक्वता। परिपक्वता एक दिन में नहीं आती। परिपक्वता से पहले की जो चीज है, बाल विकास के अंतर्गत मैंने आपको बताई थी, परिपक्वता से पहले की चीज क्या होती है, याद रखिएगा, अनुभव। अनुभव, एक्सपीरियंस। जब हम किसी चीज को सीखते हैं, है ना, जब हम किसी चीज को सीखते हैं अर्थात अधिगम करते हैं, लर्निंग करते हैं, तो लर्निंग करने का अधिगम के दो पराक्रम होते हैं। अधिगम के दो पराक्रम होते हैं, एक क्या होता है, अनुभव, और दूसरा क्या होता है, परिपक्वता। लिख देता हूं, याद रखिएगा। ठीक है, अधिगम, अधिगम के दो प्रक्रम होते हैं, प्रक्रम होते हैं, सीक्वेंस कहते हैं, प्रक्रम को सीक्वेंस। एक होता है अनुभव और दूसरा होता है परिपक्वता। पहले अनुभव आता है, फर्स्ट अनुभव है, ठीक है, देन परिपक्वता है। ठीक, तो इस तरह से अधिगम के दो पराक्रम होते हैं, पहला परिपक्वता व अनुभव, दूसरा जब तक किसी कार्य को हम करके देखेंगे नहीं, कहा जाता है लर्निंग बाय डूइंग, जब तक किसी कार्य को करके देखेंगे नहीं, महसूस नहीं करेंगे, अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर मैच्योरिटी नहीं आएगी, तब तक हमारे अंदर परिपक्वता नहीं आएगी। इसलिए परिपक्वता को प्राप्त करने के लिए अनुभव आना बहुत जरूरी होता है। और अनुभव प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होता है, अनुभव प्राप्त करने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है। और अभ्यास करने के लिए हमें क्या करना होता है, सीखना, जानना होता है, अनुक्रिया करनी होती है। और अनुक्रिया करने के लिए हमें क्या करना होता है, अनुक्रिया करने के लिए हमें सीधे तौर पर तत्पर और तैयार होना होता है। अगर हम किसी काम को करने के लिए तत्पर और तैयार नहीं होंगे तो हम कोई अनुक्रिया नहीं करेंगे, उदासीन रहेंगे। और जब हम तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे, तो अनुक्रियाएं भी करेंगे, अनुक्रियाएं करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्सपीरियंस आएगा, अनुभव आएगा। जब हमारे पास एक्सपीरियंस आएगा तो हमारे अंदर क्या आएगी, मैच्योरिटी। इन सब कामों को करने के लिए भाषा का होना बहुत जरूरी है। भाषा के सिद्धांत में अनुबंध का सिद्धांत। अनुबंध का सिद्धांत अभी मैंने आपको बताया। अनुबंध का सिद्धांत किसी चीज को मिला देना, है ना, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रैक्ट कहते हैं। यहां पर प्रिंसिपल ऑफ कंट्रैक्ट की जगह पर कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ बॉन्ड, है ना। थार्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार, थार्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार बॉन्ड क्या है, ठीक है, एस आर, ठीक है, प्लस कर दीजिए, एस प्लस आर बराबर बॉन्ड है। एसआर बॉन्ड किसका है, तो उद्दीपक अनुक्रिया। जब तक कोई काम करने के लिए हमारे सामने कोई उद्दीपक नहीं होगा तब तक हम अनुक्रिया नहीं करेंगे। अभी अभी मैंने आपको बताया। तो वो भाषा भी करने के लिए हमें अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, यानी अपने आप को जोड़ना पड़ता है। किससे, उद्दीपक से। उद्दीपक से जब तक जोड़ेंगे, उद्दीपक से जोड़ने के लिए भाषा चाहिए। पुस्तक में कोई बात लिखी है, उसमें जो बातें लिखी हैं उसको हमें आत्मसात करना है, कैसे करेंगे, भाषा से करेंगे। तो इस तरह से भाषा क्या करता है, हमें जोड़ने का काम करता है। तो पुस्तक क्या है, स्टिमुलेशन है, और रेस्पॉन्स है, अनुक्रिया क्या है, रीडिंग करना, पढ़ना। भाषा के माध्यम से रीडिंग करना, पढ़ना क्या कहलाएगा, तो ये जब दोनों मिलेंगे तो क्या होगी, बॉन्ड बनेगा, अर्थात अनुबंध होगा। अर्थात क्या होगा, अनुबंध होगा। अनुबंध। थोड़ा सा जो है डिस्टरबेंस हो रहा है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये बीच में आ गया है। चले हम अपनी बात कंटिन्यू रखेंगे। ये अब बीच में कुछ गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं है, इसको हटा दिया जाएगा। हम अगली पर चलेंगे। भाषा का विकास के सिद्धांत का दूसरी बात है अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत, ठीक है। तो अनुकरण के सिद्धांत के अंतर्गत हम क्या होता है, बच्चे किसी चीज को इमिटेशंस करते हैं, ठीक है।
तो चलेंगे आगे, कंटिन्यू रखेंगे। भाषा विकास के सिद्धांत की बात हम कर रहे थे, तो किस तरह से जो है यहाँ पर अगले की तरफ चलेंगे। और नेक्स्ट होगा अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण के सिद्धांत के अंतर्गत क्या बात है कि प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशंस। इमिटेशन से अनुकरण क्या होता है, देख करके किसी चीज को सीखना। तो ऐसा नहीं कह सकते कि देख के सीखने को नकल करना या कॉपी करना कहेंगे। नकल करना या कॉपी करना साधारण बात हो गई। वास्तविक रूप से अनुकरण के माध्यम से कुछ ना कुछ ग्रहण किया जाता है, तो उसका भी एक तरीका होता है। ठीक है, अरस्तु ने इस बात को कहा है कि अनुकरण साधारण नकल नहीं है, सामान्यतः नकल नहीं है, बल्कि अनुकरण भी अपने आप में एक अधिगम है, एक सीखना है। ठीक है, तो भाषा के माध्यम से हम किसी चीज़ का अनुकरण भी करते हैं। और उसके बाद ये कुछ है, ये चॉम्स्की का भाषा अर्जित करने का सिद्धांत, इसको तो ये हम इस पर जो है बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा भाग है, इसको बताने में समय लगेगा क्योंकि वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। चॉम्स्की का सिद्धांत है कि उन्होंने किस तरह से जो है बच्चों को भाषा का विकास करने के लिए सिद्धांतों को प्रतिपादन किया है, तो हम इस पर जो है बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से भाषा के ये सिद्धांत हैं, परिपक्वता का सिद्धांत, अनुबंध का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और कुछ मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ मनोवैज्ञानिकों के अपने अलग अलग सिद्धांत हैं, एक अकेले चॉम्स्की नहीं है, और भी कई मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने भाषा सीखने के तरीके बताएं। चलेंगे अगले की तरफ, और नेक्स्ट होगा भाषा विकास की अवस्थाएं। जब बच्चा भाषा सीखता है तो उसकी अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, है ना, स्टेज कौन कौन सी होती है, हम उसकी बात करते हैं। तो भाषा विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं भाई, तो सबसे पहली है भाषा विकास का प्रारंभिक स्वरूप, भाषा विकास का वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से जो है भाषा विकास की दो अवस्थाएं, भाषा विकास की दो अवस्थाएं होती हैं। पहला है प्रारंभिक स्वरूप, है ना, अर्ली फॉर्म ऑफ लैंग्वेज क्या है, रोना। सबसे पहले बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या करता है, रोता है। रोने के बाद धीरे धीरे जब उसकी आगे चीज़ें बढ़ती हैं तब वो बलबलाता है। बलबलाना करना यानी अस्पष्ट शब्दों को बोलना, शब्दों का उच्चारण सही ना करना, स्पष्ट बात ना कहना, केवल बलबल बलबल करके, यानी कि कुछ अपने मुंह से आधी अधूरी तरह की ध्वनियां पैदा करना। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये बलबलाना कहलाता है। हाव भाव, हाव भाव हाथ पैरों से पकड़ना, है ना। जब हम इसके लिए बहुत सारे आजकल जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे कि व्हाट्सएप है, फेसबुक आदि है, इसमें मोबाइल में जब आदि पे हम जाते तो इमोजीज बनी होती हैं, बहुत सारी इमोजीज, जब आकृतियाँ, इमोजी मतलब आकृतियाँ बनी होती हैं जिसमें कि एक्सप्रेशन कर रहे होते हैं बच्चे, रोने का, हंसने का, है ना, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन में क्या होगा, अगर हम ऐसे करके यूं कर दें तो समझेंगे प्रसन्नता प्रकट हो रही है, बच्चा प्रसन्न है। अगर हम इसी को उल्टा कर दें, इसको हम ऐसे करके, तो कहेंगे कि बच्चा जो है उदास है, बच्चे के अंदर जो है उदासी छाई हुई है। इस तरह से जो है हम आश्चर्य पर जाएंगे, ऐसे ही अनेक। तो हाव भाव जो होते हैं वो इनसे प्रदर्शित होते हैं कि हम प्रसन्नता में हैं या हम जो है उसमें हैं। इसके बाद होता है संकेत। भाषा सांकेतिक भाषा भी होती है। सांकेतिक भाषा के रूप में अगर हम बात करें, जो आर्मी मैन्स होते हैं वो बहुत सारे लोग जंगलों में जाते थे तो पैर पद चिन्ह छोड़ देते थे, है ना, ऐसे करके जा रहे हैं तो उसका पद छोड़ा अलग दूसरे तरह से। तो इस तरह से भाषा का प्रारंभिक रूप होता है रोना, बलबलाना, हाव भाव दिखाना और संकेत आदि के माध्यम से हम भाषा का संप्रेषण करते हैं या कम्युनिकेशंस करते हैं। चलेंगे अगले की तरफ, दूसरे पार्ट की तरफ, वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति, है ना, एक्सप्रेशन ऑफ रियल लैंग्वेज। वास्तविक रूप में भाषा क्या होती है, तो आकलन या बोध शक्ति, शब्द भंडार, वाक्य निर्माण, शुद्ध उच्चारण इत्यादि क्या है, भाषा का क्या है, ये वास्तविक रूप है। हर एक भाषा, जितनी भी भाषाएं हैं संसार में, भारत में सैकड़ों भाषाएं, लगभग 1600 बोलियां बोली जाती हैं। तो इस तरह से जितनी भी भाषाएं हैं उन सब में जो है सबके लिए ज़रूरी चीज़ है कि उनका अपनी स्क्रिप्ट हो, यानी कि कह सकते हैं कि उनका जो है आकृतियाँ होती हैं जिनको हम चिन्ह कहते हैं, है ना। तो इस तरह से भाषाओं के कुछ चिन्ह होते हैं और उनके बाद से अब बोध कराया जाता है, बोध शक्ति कहते हैं। शब्द भंडार होता है, वाक्य का निर्माण करते हैं, शुद्ध उच्चारण आदि करते हैं। इस तरह से ये वास्तविक भाषा होती है। तो हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स कि ये भाषा को
आकलन करना, किसी चीज का के बारे में एक प्रकार से एवल्यूशन करना, उसका मूल्यांकन करना, आकलन करना ही कहलाता है। और उसके बारे में हम उसका दोष गुण आदि ढूंढते हैं, है ना, उसके बारे में पता करते हैं। तो भाषा को के माध्यम से ही किसी व्यक्ति के अंदर गुण हैं या दोष हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, उसके अंदर विशेषताएं कैसी हैं, इसके बारे में हम पता करते हैं। उसका शब्द भंडार कितना है, बच्चे का बाल विकास के अंतर्गत वो वाक्य निर्माण कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है ना, शुद्ध उच्चारण कर पाता है या नहीं कर पाता है। ये इस माध्यम से जब हम किसी बच्चे के विकास की चीज़ों को परखते हैं, है ना, उसका टेस्ट करते हैं, तो ये भाषा का वास्तविक रूप होता है और ये भाषा का प्रारंभिक रूप होता है। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की, अगले स्लाइड की तरफ। और नेक्स्ट स्लाइड हमारी कह रही है क्या है कि बाल विकास में भाषा को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से कारक होंगे? सभी बच्चों का भाषा विकास एक जैसा नहीं होता, हम सब जानते हैं, कॉमन सी बात है कि किसी भी की भाषा विकास की गति तीव्र होती है तो किसी की विलंब धीमी यानी थोड़ा देर से शुरू होती है, किसी की मंद यानी धीमी गति होती है। भाषा तत्वों पर कुछ तत्वों का प्रभाव पड़ता है जो इस प्रकार है। तो याद रखेंगे, भाषा तत्वों पर कुछ अलग अलग प्रकार के तत्वों का प्रभाव पड़ता है। किस प्रकार से है तो आगे बढ़ेंगे, इसको देखेंगे। यहाँ पर इसको ध्यान देंगे। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले बच्चे के ऊपर स्वास्थ्य का प्रभाव, बच्चे की भाषा पर उसके स्वास्थ्य का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर बच्चा स्वस्थ नहीं होगा तो बच्चे की भाषा साफ नहीं होगी। इस तरह से उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, उसका मानसिक विकास बच्चे का नहीं होगा। भाषा से ही बच्चे का मानसिक विकास होता है। तो इस तरह से यहाँ पर स्वास्थ्य होना कहा गया है। अरस्तु द्वारा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, तो बच्चे का स्वस्थ होना जरूरी है। तो भाषा विकास को प्रभावित करने में, बच्चे के लैंग्वेज को स्पष्ट ना बोल पाने में सबसे प्रमुख कारण क्या है? पहला स्वास्थ्य, दूसरा है द्विभाषा, एरो से ध्यान देंगे। दूसरा है द्विभाषा, द्विभाषा मतलब बाइलिंगल। कभी कभी क्या होता है, बच्चा जो है बाइलिंगल हो जाता है, अर्थात बच्चा कभी इस भाषा पे कभी उस भाषा पे। हम लोग बड़े हैं, हम अभी हमारा भाषा विकास हो गया, हम आपसे बात कर रहे हैं, हम दोनों चीज़ों में बात कर रहे हैं, हम हिंदी में भी बोल रहे हैं, हम इंग्लिश में भी बोल रहे हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हम दोनों बातों को कह सकते हैं, लेकिन छोटा बच्चा कभी कभी ऐसा नहीं कर पाता। इसलिए प्रारंभिक रूप से बच्चे को एक ही तरफ ध्यान देना चाहिए। इसीलिए जो अभी NEP आई है, NEP है ना 2020, NEP 2020 में बच्चे की प्रारंभिक भाषा क्या बताई गई है? मातृभाषा कहा गया है। कि अभी मैंने आपको बताया था कि बच्चे को मातृभाषा में, है ना, मातृभाषा में ही बच्चे को सिखाना है। तो इसलिए दुभाषा ना होकर के बच्चे की एक भाषा होनी चाहिए, मातृभाषा। दूसरा है बुद्धि, बच्चे की भाषा का बुद्धि पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। अभी अभी मैंने कहा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि बुद्धि भी बच्चे की भाषा से प्रभावित होगी। ठीक है, बच्चा अगर सही से बोल नहीं पाएगा तो बच्चे को जो है इसकी दोष माना जाएगा, भाषा दोष माना जाएगा। बच्चे के अंदर विभिन्न प्रकार के जो रोग पाए जाते हैं, जैसे डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्कैल्कुलिया है, यानी गणित की चीज़ें नहीं कर पाता है, अफेंजिया है ना, इस तरह के रोग उत्पन्न होते हैं और उससे बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। परिपक्वता, मैच्योरिटी अभी हमने चर्चा की, है ना। सामाजिक व आर्थिक स्थिति, सामाजिक व आर्थिक स्थिति भी बच्चे के भाषा के विकास को प्रभावित करती है, क्योंकि अगर बच्चा अच्छे परिवार से यानी कि धनी परिवार से है तो उसको सभी उपलब्ध संसाधन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर याद रखना, आर्थिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति में क्या है? समाज में स्थान, समाज में स्थान, ठीक। और दूसरा आर्थिक के लिए आर्थिक संसाधन, उपलब्ध होना, ठीक।
तो सामाजिक व आर्थिक स्थिति बच्चे के दो प्रकार से प्रभाव डालती है। एक तो समाज में उसका स्थान अच्छा होता है, जितनी अच्छी भाषा होगी उतने ही लोग उसको पसंद करेंगे, उतने ही समाज में स्थान अच्छा होगा। दूसरा, आर्थिक स्थिति से आर्थिक संसाधन उपलब्ध होते हैं। जब आर्थिक संसाधन उपलब्ध होते हैं तो बच्चे उसी के अनुसार अपनी भाषा को और अच्छा सुधार करता है, उसमें रिफॉर्म करता है। संवेगात्मक तनाव, अगर बच्चा संवेगात्मक तनाव में है तो क्या होगा, बच्चे की भाषा अवरुद्ध होगी, रुक जाएगी। इसलिए संवेगात्मक तनाव भी बच्चे की भाषा को क्या करता है, अवरुद्ध कर देता है। भाषा को अवरुद्ध करता है, अवरुद्ध करता है, भाषा को अवरुद्ध करता है। ठीक, इसी तरह से लिंगीय भिन्नता, लिंगीय भिन्नता में बालक बालिका के बीच में किसी भी प्रकार का जेंडर डिफरेंस नहीं करना चाहिए। अगर बालक बालिका के बीच में जेंडर डिफरेंस किया जाएगा तो क्या होगा, बच्चे की लिंग पर प्रभाव से बच्चे की भाषा पर भी प्रभाव पड़ेगा। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी पर प्रभाव पड़ता है इसका। परिवार में आकार, अगर परिवार में बच्चों की संख्या अधिक है ना, परिवार में बच्चों की संख्या ठीक है, तो क्या होगा, बच्चों की संख्या अधिक होने से, बच्चों की संख्या अधिक होने से भाषा प्रभावित होती है। ठीक, और प्रशिक्षण विधि में अंतर। ठीक है, प्रशिक्षण विधि, प्रशिक्षण दो बार हो गया है, यहां लिखेंगे प्रशिक्षण विधि में यदि अंतर है तो क्या होगा, बच्चे की भाषा प्रभावित होगी। तो भाषा से प्रशिक्षण, ट्रेनिंग की विधियां भी प्रभावित होती हैं। तो इस तरह से इन सब चीज़ों से बच्चे की भाषा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। चलेंगे अगले की तरफ, और नेक्स्ट होगा हमारा भाषा के दोष। बच्चों की भाषा में किस प्रकार के दोष पाए जाते हैं, लैंग्वेज डिफेक्ट कौन से होते हैं। तो यदि बालक अपने स्वर यंत्र, जो हमारी भाषा बोली है वो कहाँ से निकलती है, अंदर से स्वर यंत्रों से, है ना, पीयूष ग्रंथि, तो स्वर यंत्रों को नियंत्रित नहीं कर पाता है तो उसमें भाषा का दोष उत्पन्न हो जाता है। भाषा दोष का बालक के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह दोष इस प्रकार है, कैसे, ध्वनि में परिवर्तन, है ना, साउंड चेंज हो जाती है बच्चे की। साउंड चेंज होने से भी बच्चा जो है अपने भाषा पर पकड़ खो देता है और बच्चे की भाषा प्रभावित होती है, यानी कि बच्चा सीख नहीं पाता है। ये बच्चे की भाषा का दोष है। स्पष्ट उच्चारण ना करना, क्लियर प्रोनाउंसिएशन उसका नहीं है, बोलना कुछ चाहता है बोलता कुछ है, तो डिसलेक्सिया हो जाती है उसको। तो इस तरह से जो है इसमें भी भाषा का, लिखने का दोष, उच्चारण में, पढ़ने का, जब पढ़ेगा गलत तो लिखेगा भी गलत, पढ़ेगा गलत तो लिखेगा भी गलत। तो इस तरह से उच्चारण स्पष्ट नहीं होता। हकलाता है बच्चा, हकलाने वाले बच्चे भी अपनी बात पूरी तरह से कह नहीं पाते और ये उनके भाषा का दोष माना जाता है। तुतलाना भी इसी तरह से है। इस प्रकार से तीव्र अस्पष्ट वाणी, तेज तो बोलता है लेकिन वाणी स्पष्ट नहीं है, शार्प साउंड नहीं है उसका। शार्प साउंड नहीं होने से भी बच्चे की भाषा सही नहीं मानी जाती है। इसको हम क्या कहते हैं ज़्यादातर, है ना, इसे कहा जाता है रेट ऑफ स्पीच, है ना, यानी कि वाणी या लैंग्वेज का क्या है, तीव्रता होना। तो रेट ऑफ स्पीच भी किसी की भाषा को दोष माना जाता है कि बहुत तेज और फास्ट बोलते हैं तो भी वो गलत है। तेज और फास्ट बोलना गलत नहीं है, बल्कि अस्पष्ट बोलना, तेजी के साथ बोलने से अस्पष्ट बोलना, ये गलत माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये बच्चे की भाषा के दोष होते हैं, इन्हें आपको याद कर लेना चाहिए। इन पर आधारित अगली हम यहाँ पर अभी वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसका ध्यान रखते हुए अभी हम इनके द्वारा जो दोष पैदा होते हैं बच्चे में, हम उसका डिस्कशन इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं। अगला वीडियो जो हमारा आएगा हम उसमें इसका डिस्कशन करेंगे। आप हमारा अगला वीडियो जो आए उसको ज़रूर देखेंगे। उसमें हम इनके जो बच्चों के अंदर लर्निंग डिसएबिलिटी होती है, इसको बोलते हैं लर्निंग डिसएबिलिटी, यानी कि बच्चों की अधिगम अक्षमता जो होती है वो कौन कौन से किस किस तरह से होती है, हम अगले वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। चलेंगे अगले की तरफ और सीधे सीधे अब हमारा आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी
यानी MCQs की बात करेंगे और इसमें देखेंगे कि भाषा के संबंध में कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। जल्दी जल्दी इसकी तरफ चर्चा करेंगे। थोड़ी मन का मानचित्र संबंधित होता है, मन का मानचित्र संबंधित होता है बोध बढ़ाने की तकनीकी से, है ना, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। मन का मानचित्र का मतलब है कि हम अपने मस्तिष्क में किस तरह से विचारों को लाते हैं। तो यहाँ पर भाषा के साथ साथ मैंने कहा था आज का हमारा टॉपिक भाषा एवं चिंतन है, तो हम चिंतन की बात करते हैं, विचार की बात करते हैं। तो इस तरह से मन का मानचित्र किससे संबंधित होगा? लगता है कि बोध बढ़ाने से, बोध माने ज्ञान, नहीं, ये आंसर नहीं होगा। साहसिक कार्यों की बात की नहीं जा सकती, इसमें मन का चित्र बनाना एक सरल बात हो जाएगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका आंसर क्या होगा? मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान करने से हम मन में, मस्तिष्क में जो विचार लाते हैं उनके माध्यम से जो क्रियाशीलता लाते हैं उसी को मन का मानचित्र कहते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और बौद्धिक यहाँ पर है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है। अवधारणाएं यानी कि कॉन्सेप्ट का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा होगा? तो स्वाभाविक बात है कि किसका हिस्सा होना चाहिए? बौद्धिक विकास का होना चाहिए, शारीरिक विकास का होना चाहिए, सामाजिक विकास का होना चाहिए, संवेगात्मक। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये पक्ष एक साइड के, अभी मैंने आपसे साथ डिस्कस किया था, लेकिन हम बात भाषा की कर रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, मानसिक विकास की बात कर रहे हैं, और मानसिक विकास कहाँ से होगा? भाषा से होगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? बौद्धिक विकास। यहाँ पर हम फैक्ट टू फैक्ट चलेंगे, इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। हमने पिछले स्लाइड्स में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। वीडियो को भी ध्यान रखना पड़ता है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आपको भी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि राष्ट्रीय पाठचर्या का रूपरेखा 2005 यानी कि NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है ना? बच्चों के गणित को पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं आपको इस आंसर पर जाने से पहले एक बात कह दूं कि गणित के लिए कहा जाता है कि गणित सभी विषयों की कुंजी है। याद रखिएगा, गणित सभी विषयों की कुंजी है। अगर गणित नहीं आया तो कोई भी विषय पढ़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गणित हमें क्या सिखाता है? गणित हमें तर्क करना सिखाता है, गणित हमें लॉजिक बताना सिखाता है। तो इस तरह से तार्किक रूप से हमारी बुद्धि मजबूत होती है और उसका माध्यम बनता है, साधन बनता है कौन? भाषा। तो इस तरह से स्वाभाविक बात है कि NCF के अनुसार गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? बालकों को केवल अंकगणित का ज्ञान देना, बालकों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, बालकों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान की योग्यता का विकास करना, बालकों का संवेग। अभी मैंने आपको बताया कि गणित सभी विज्ञानों की कुंजी है, विषयों की, तो सब और तर्क पैदा करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बालकों में तार्किक चिंतन तथा समस्या संसाधन की योग्यता का विकास करना है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सामने आपके, आज ही हमने क्लास में इसको डिस्कस किया। नैदानिक परीक्षा है ना, डायग्नोसिस टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस तरह से जुड़ रहे हैं, जो कि हमारे ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट में आकर के ऑफलाइन क्लास नहीं लेते हैं, मैं उनको ये बता दूं कि डायग्नोसिस जो होता है वो एक प्रकार से क्या होता है? रोग को ढूंढना कहलाता है। हम सब जब बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें कुछ टेस्ट और जांचें लिख देते हैं कि जाके करा के लाइए। तो हम क्या करते हैं? डायग्नोसिस सेंटर जाते हैं, यानी कि वहाँ जा करके हम पहले क्या करते हैं? ब्लड की, यूरिन की, एक्सेट्रा, इनकी जांचें कराते हैं। तो हम बच्चों को नैदानिक शिक्षण में यानी कि डायग्नोसिस टीचिंग में क्या करते हैं? बच्चों की कमियों को ढूंढते हैं और फिर उपचारात्मक यानी कि उपचारात्मक में हम क्या करते हैं? उसका उपचार करते हैं। तो इस तरह से हम आएंगे कि नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः कमजोर क्षेत्र में चिन्हित करना या उपचारात्मक कार्यक्रम में के विशेष प्रकृति की आवश्यकता या अकादमिक मतलब एकेडमिक कठिनाइयां जो डिफिकल्टीज होती हैं के कारणों का पता लगाना या बालक की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना। तो हम स्वाभाविक रूप से क्या करते हैं? एकेडमिक में जो बच्चे पढ़ते हैं, अकादमिक ज़्यादातर स्कूल लेवल के जो बच्चे होते हैं हम उनको कहते हैं अकादमिक। तो उनमें क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, उनके विषय में क्या डिफिकल्टीज पैदा हो रही है, हम उसकी तरफ फोकस करते हैं। तो स्वाभाविक बात है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी 3 होगा, यानी कि अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। ये भी आंसर बहुत नियर अबाउट था, लग रहा था कि यही आंसर पहला वाला होना चाहिए कि कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः कमजोर क्षेत्र में को चिन्हित करना। ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ रहा है इन 4 ऑप्शन में से? तो तीसरे का सबसे अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए इसका सही आंसर होगा
ये। चलेंगे अगली स्लाइड की तरफ, और यहाँ पर है कि संक्षिप्त रूप एक शॉर्ट फॉर्म दी गई है PSRN। PSRN जो कि विकास से संबंधित है, व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है? मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया है ताकि आप इसको पकड़ सकें। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन हम आज आपसे डिस्कस कर रहे हैं ये सभी एग्जाम में, पिछले एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो ध्यान देने की जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि समस्या हल, तार्किकता व आंकिकता का क्षमता, ये है इसका, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमरोलॉजी एबिलिटी। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें लास्ट में ए आ रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में एन आ रहा है। यहां पर है समस्या हल, संबंध और अंकिक क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, रिलेशनशिप एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। यहां भी ये आ गया, स्वाभाविक सी बात है कि ये भी आंसर नहीं होगा। बौद्धिक क्षमता, तार्किकता और आंकिक क्षमता, यहां पर भी लास्ट में एबिलिटी आ रही है, नहीं होगा। जब ये तीन नहीं होंगे तो स्वाभाविक अपने आप ये चौथा हो जाएगा। कुछ चीज़ों पर ट्रिक्स में चलते हैं। यहाँ पर लास्ट में एन दिया गया था, आप यहाँ पर लास्ट में सब में ए आ रहा है। बहुत जल्दी से अब इस आंसर को सर्च कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ही नहीं है। इसमें आ रहा है बौद्धिक क्षमता, तार्किकता और अंक ज्ञान। तो यहाँ पर आ रहा है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, रीजनिंग एंड न्यूमरोलॉजी। तो ये जो है इसका सही आंसर होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न होगा शिक्षक के रूप में आप बालकों का उच्चारण सुधारने के लिए निम्न में से क्या उपाय करेंगे। अगर आप एक शिक्षक हैं और आप देख रहे हैं कि आपके बालकों का उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन जो है वो ठीक नहीं है, तो आप क्या करेंगे? इनमें से शब्द को टुकड़े में बांटकर श्यामपट्ट पर लिख देंगे, बालकों को शुद्ध उच्चारण करके सुनाएंगे, उनसे शुद्ध उच्चारण दोहराने को कहेंगे, या उपरोक्त सभी। स्वाभाविक सी बात है कि हम सब देख पा रहे हैं कि इनका ये सब काम कराएंगे तभी बच्चे का उच्चारण सही होगा, इसलिए आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला होगा चिंतन का महत्वपूर्ण साधन क्या है। चिंतन यानी थिंकिंग जो करी जाती है उसका महत्वपूर्ण साधन क्या है। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि चिंतन का महत्वपूर्ण साधन क्या होता है। चिंतन का महत्वपूर्ण साधन है भाषा। जब तक भाषा ही नहीं होगी तो हम मस्तिष्क में कोई बात विचार करेंगे कैसे, और विचार जब करते हैं तो कुछ ना कुछ तो सोचते हैं। उसने ऐसा कहा, मैंने वैसा सोचा, उसने ये बोला, मैंने ऐसा बोला, तो ये आपस में जो है हम अंदर ही अंदर अपने माइंड में क्या करते हैं? प्रोसेसिंग करते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? सीधे सीधे भाषा। तो हम यहाँ पर आज जो अब हम ये चल रहे हैं, किस में चल रहे हैं? इसमें हम फैक्ट टू फैक्ट चल रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि आपका भी समय कीमती है और आपको ये सारी टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, इसमें डाटा आदि भी खर्च होता है, तो अगर आप हमको इसका ध्यान रखना है, इसलिए जो है थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। आप भी समझ रहे होंगे इस चीज़ को, ठीक है। ये रेट ऑफ स्पीच यहाँ पर मेरी ज़्यादा है, इसका कारण आप समझ रहे होंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है उच्चारण नहीं कर पाते बालकों से सही उच्चारण। अब ये थोड़ा सा हमको लग रहा है कि ये ऊपर चला गया है, यहाँ पर थोड़ा गलत हो रहा है, कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि उच्चारण नहीं कर पाते, कुछ ऊपर का सेंटेंस छूटा है। बालकों से सही उच्चारण करवाने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। ऊपर यही होगा कि कुछ बच्चे, जो छोटे बच्चे उच्चारण सही से कक्षा में नहीं कर पाते हैं, इसका ऊपर का लाइन छूट रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। ऐसे शब्दों को बार बार बुलवाएंगे जो बच्चे उच्चारण प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पाते हैं, ये कराएंगे, या ऐसे शब्दों को पहले खंडों में, टुकड़ों में बांट करके करवाएंगे, या मिलते जुलते उच्चारण वाले ऐसे शब्दों का सहारा लेंगे, या एक और तीन दोनों सही है। तो देखिए भाई, यहाँ पर ध्यान देंगे, ऐसे शब्दों को जो बच्चे उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, हम क्या करेंगे? बार बार दोहराएंगे। तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत यहाँ लागू होगा, है ना, यहाँ पर पुनरावृत्ति का सिद्धांत लागू होगा, है ना, रिवीजन कराएंगे। इसके अलावा क्या होगा? खंडों में छोटे बच्चों, ये छोटे बच्चों के लिए लाइन ऊपर गायब हो चुकी है, इसलिए खंड छोटे बच्चों के लिए नहीं करेंगे, तो ये यहाँ पर नहीं होगा, इसको काट देंगे, ठीक है। फिर है मिलते जुलते उच्चारण वाले ऐसे शब्दों का सहारा लेंगे, बिल्कुल सही है ना। हम फोनिंग वर्ड्स कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? फोनिंग वर्ड्स कहते हैं, है ना। तो इस तरह से फोनिंग वर्ड्स जो कि एक मिलते जुलते होते हैं, उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये भी, इससे क्या करेंगे? बच्चों का उच्चारण अच्छा होगा। तो सीधी सी बात है, आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। चलेंगे अगले की तरफ, और नेक्स्ट होगा हमारा कि किसी बालक के भाषाई विकास में प्रक भाषा की पहली अवस्था क्या है। स्टूडेंट्स, भाषा पर ही आपको ध्यान देना है। मैंने आपसे कहा था शब्दों की जादूगरी है। आपने अगर शब्दों को पकड़ लिया अच्छे से तो एग्जाम आपका अच्छे से सॉल्व आप कर पाएंगे क्वेश्चंस को। अगर आपने शब्दों के अर्थ को सही से नहीं समझा तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो ध्यान देना, प्रक का मतलब होता है पुराना, अर्थात पूर्व का, अर्थात पहले का। तो प्रक भाषा बच्चे की पहले की
प्री। अब इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, यहाँ हमें बाइलिंगुअल करना है, यहाँ हो गई प्री। तो प्री भाषा पहली अवस्था क्या है, दूसरों की भाषा समझना, प्रथम शब्द बोलना, रुदन करना, शब्दोच्चारण। तो बच्चे की पहली भाषा क्या होती है, रोना, तो इसका आंसर होगा रुदन। ठीक है, प्रक माने होता है प्री। ठीक है, प्री याद रखिएगा, प्रक का मतलब है प्री। अगर बच्चे पहले सबसे पहले क्या करता है, तो सबसे पहले करता है। आगे पढ़ेंगे, स्मिथ के अनुसार, है ना, स्मिथ के अनुसार 5 वर्ष की आयु में बालकों के शब्द भंडार की संख्या लगभग होती है, कितनी होती है, क्या 540, 250, 2072 या 1580। तो याद रखिएगा कि स्मिथ के अनुसार बच्चों की जो भाषा है वो 5 वर्ष की अवस्था में 2072 शब्द बच्चे के पास में होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये स्मिथ के अनुसार है। स्मिथ का जो इन्होंने जो चार्ट दिया है वो हमने पिछली वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया था। अब क्योंकि हम वीडियो हमारा बहुत लंबा ना हो जाए, ये मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। मैं ओरली जल्दी से बोल देता हूँ कि इसमें उन्होंने सबसे पहले 10 महीने की बात कही है। 10 महीने में बच्चे के पास कोई शब्द नहीं होते हैं, 0 होते हैं। उसके बाद 10 महीने से 12 महीने के बीच में बच्चे के पास 3 शब्द होते हैं, माँ पा दा, माँ पा दा होते हैं केवल, है ना। 10 महीने से 10 माह से, ठीक है, 1 वर्ष के पास में माँ पा और दा जैसे शब्द होते हैं। इस तरह से बढ़ते हुए अंत में हम 5 वर्ष पर पहुंचते हैं और बच्चे के पास में इतने शब्दों का भंडार होता है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अशुद्ध उच्चारण सुधारा जा सकता है। जब बच्चे के अंदर जो उच्चारण सही ना हो, वो प्रोनाउंसिएशन ठीक से ना कर पा रहा हो, तो हमें क्या करना होगा, पुनरावृत्ति करानी होगी, दोहराना, रिवीजन कराना होगा, समानता वाले शब्दों का उच्चारण कराना होगा, या शब्दों को खंडों में बांटना होगा, या उपरोक्त सभी। देखिए हमने वहां पर जो अभी इससे पहले वाला प्रश्न पढ़ा था, जहां पर ऊपर जा रहा था, स्किप हो रही थी लाइन, वहां था छोटे बच्चे, वहां छोटे बच्चे थे, इसलिए हमने वहां पर इसको नकार दिया था, नहीं ये आंसर नहीं होगा, इसलिए 1 और 3 को सही माना था। लेकिन यहां पर क्या होगा, तीनों सही है, इसलिए उपरोक्त सभी। जब बच्चे का अशुद्ध उच्चारण हो तो उसके लिए सबसे पहले पुनरावृत्ति कराते हैं, बार बार दोहराते हैं। समानता वाले, वैसे एक जैसे मिलते वाले, अभी मैंने बताया था फोनिंग्स वर्ड कहते हैं, फोनिंग वर्ड बच्चों का उसका प्रोनाउंसिएशन कराया जाता है। और शब्दों को खंडों में, यानी एक शब्द को टुकड़े कर दिए जाते हैं, बांट दिए जाते हैं, तब बच्चा अच्छे से याद कर लेता। अगर हम बच्चे से पहले ही कहें कि बोलो कटहल, तो बच्चा शायद ना बोल पाए, लेकिन हम कह देंगे इसको ऐसा करो, कट अलग कर दो, है ना, हल अलग कर दो, अब दोनों को मिला दो तो कट हल हो जाएगा, कट हल। तो बच्चा जो है समझ जाता है, सीख जाता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पे तरफ चलेंगे। अगला होगा, किसी बालक में भाषा विकास की दूसरी अवस्था है। किसी बालक में भाषा विकास की पहली अवस्था क्या थी, क्रदन और रोना, पहली अवस्था ये थी, ये पहली अवस्था थी, पहली अवस्था थी। ठीक है, तो दूसरी अवस्था क्या होगी, शब्द भंडार का निर्माण, हाव भाव या भाषा बोध। अभी अभी मैंने आपको बताया कि एक स्मिथ के अनुसार 10 माह से 1 वर्ष के बच्चे के पास में कितने शब्द होते हैं, तो 3 होते हैं, माँ पा धा। ठीक, इसके बाद दूसरी अवस्था जो होती है ना, 1 वर्ष 3 माह, 1 वर्ष 3 माह में कितने होते हैं, 19 शब्द होते हैं, 19 शब्द होते हैं। 1 वर्ष 3 माह में बच्चे के पास 19 शब्द होते हैं। तो यहाँ पर इसमें किस पे जाएंगे, क्या बढ़ रहा है, शब्द भंडार बढ़ रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, है ना, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा शब्द भंडार। ठीक, चलेंगे अगले की तरफ और नेक्स्ट होगा, है ना, बालक निम्न में से किसके द्वारा अपनी भाषा को ठीक प्रकार से सीख सकते हैं। तो बालक निम्न में से किसके द्वारा अपनी भाषा को ठीक प्रकार से सीख सकते हैं, याद करके, वाचन द्वारा, प्रयास द्वारा, स्वयं करके। स्वाभाविक सी बात है कि बच्चे निम्न में से किसके द्वारा अपनी भाषा को ठीक कर सकते हैं, जब तक कोई बच्चा पढ़ेगा नहीं तब तक बढ़ेगा नहीं। याद रखिए, जब तक कोई बच्चा, जब तक कोई, याद रखिएगा, ठीक है, बच्चा पढ़ेगा नहीं
पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं, जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक बढ़ेगा नहीं। तो याद करना पढ़ना नहीं है ना, प्रयास करना पढ़ना नहीं है, स्वयं करके पढ़ना पढ़ना नहीं है। वाचन को रीडिंग कहते हैं, वाचन को रीडिंग कहते हैं। तो रीडिंग माने पढ़ना। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वाचन द्वारा। तो जब तक कोई बच्चा पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं, इससे याद रखिए कि बच्चा जो है रीडिंग करना। तो इस तरह से बालक निम्न में से किसके द्वारा अपनी भाषा को ठीक प्रकार से सीख सकते हैं, रीडिंग करके। जब बच्चे अच्छे से रीडिंग करेंगे तो चीज़ों को सीख जाएंगे। चलेंगे अगले की तरफ। निम्न में से क्या भाषा शिक्षण का सिद्धांत है, निम्न में से क्या भाषा शिक्षण का सिद्धांत है। तो रुचि का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। निम्न में से क्या भाषा शिक्षण का सिद्धांत है। तो सभी रुचि बच्चे के अंदर होनी चाहिए। अभी हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया। व्यक्तिक भिन्नता का, हर एक बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंस में रहता है, तो हर एक बच्चा अपने तरह से सीखता है। क्रिया का सिद्धांत, जब तक करेगा नहीं तब तक बढ़ेगा नहीं। अभी अभी बताया, लर्निंग बाय डूइंग, करके ही सीखा जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलेंगे अगले की तरफ और नेक्स्ट होगा हमारा, निम्न में से किसी बालक के भाषा विकास का प्रारंभिक रूप नहीं है। अब यहां पर बहुत ध्यान से क्वेश्चनों को देखा करिए, क्या पूछ रहा है। यहां पूछ रहा नहीं है, निम्न में से किसी बालक के भाषा विकास का प्रारंभिक रूप नहीं है। क्या नहीं है, रोना, आकलन करना, हाव भाव, बलबलाना। हमने अभी आपको बताया था, इधर पहला प्रारंभिक रूप, इधर आपका वास्तविक रूप। तो स्वाभाविक है इसमें आकलन, बच्चा पहली बार में किसी चीज का आकलन नहीं कर पाता तो बड़ा ना हो, इसलिए यही इसका हो जाएगा। ये नहीं है, बाकी बच्चे का प्रारंभिक रूप है रोना, हाव भाव करना, बलबलाना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे जल्दी से। अगला है, भारतीय परिस्थितियों में कौन सी भाषा उच्च शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम बन सकती है। भारतीय परिस्थितियों में स्वाभाविक सी बात है कि हमारे देश कैसा देश है, हमारा देश मुख्य रूप से एक हिंदी भाषी देश है। भारत की राष्ट्रभाषा भी देवनागरी लिपि हिंदी है और भारत की राजभाषा भी देवनागरी लिपि हिंदी है। ठीक है, यहां पर समझ लेते हैं जल्दी से। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा क्या है, तो देवनागरी लिपि हिंदी। ठीक, और भारत की राजभाषा, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, ये भी क्या है, देवनागरी लिपि हिंदी। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें उच्च शिक्षा बच्चों को किस रूप में देनी चाहिए, अपने हिंदी भाषा में। ठीक है, संविधान में अंग्रेजी को स्थान नहीं दिया गया है, इसलिए हम इसको रखेंगे नहीं। क्षेत्रीय भाषा में उच्च शिक्षा देने से बच्चा पूरे देश में अपना कार्यक्रम दिक्कत करेगा उसको, यानी कोई जॉब से जुड़ने में। मातृभाषा प्रारंभिक भाषा है, प्राथमिक बच्चों की भाषा है, इसको प्राथमिक स्तर पर दिया जाता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा आपका हिंदी। यहां पर याद रखना, राष्ट्रभाषा का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, परंतु राजभाषा के लिए अनुच्छेद 343 है। अनुच्छेद 343 में भारत की राजभाषा देवनागरी लिपि हिंदी बताई गई है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है हमारा, किसी बालक के लिए भाषा सीखने की आधारभूत इकाई क्या है। किसी बालक के लिए भाषा सीखने की आधारभूत इकाई क्या है। शब्दोच्चारण करना, व्याकरण के नियम सीखना, अक्षर ज्ञान या अर्थबोध। स्वाभाविक सी बात है कि छोटे बच्चे को हम सिखा रहे हैं, तो छोटे बच्चे के लिए जो हमारी भाषा सबसे पहले क्या होगी, सबसे पहले तो हम उसको अक्षर ज्ञान कराएंगे ना। तो अक्षर ज्ञान कराने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, है ना, स्लीपिंग लाइंस, स्टैंडिंग लाइंस, है ना, हाफ सर्कल, यही तो बताएंगे। जब बच्चा इन लाइंस को सीख जाएगा तो इनसे क्या बनाएगा, इनसे बनाएगा, देखिए हिंदी पढ़ा रहे हैं बच्चे को तो क्या करेंगे, इसको उठा के यहां लाएंगे, यहाँ लाएंगे, ये करेंगे, फिर एक बार फिर इसको यहाँ पर ऐसे रख देंगे, ये वाली आकृति लाके यहाँ रख देंगे, ये वाली आकृति लाके यहाँ रख देंगे, इस वाली आकृतियों को फिर यहाँ रख देंगे, तो क्या हुआ, छोटा बन गया। इंग्लिश में जाते हैं, इसको ला करके ऐसे रखेंगे, इसको ला करके यहाँ जोड़ेंगे, इसको ला करके यहाँ जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो इस तरह से सबसे पहले हम बच्चे को क्या करा रहे हैं, अक्षर ज्ञान। ठीक, बच्चे को अक्षर ज्ञान कराते हैं।
चलेंगे अगले की तरफ। किशोरावस्था में भाषा विकास की विशेषता है। किशोरावस्था में भाषा विकास क्या होता है? तर्क वितर्क का भाषा में प्रयोग करना। बच्चे किशोरावस्था में पहुंच के 16 साल की अवस्था में बच्चों का मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है, तर्क वितर्क बहुत करते हैं, है ना। भाषा शब्द भंडार का लगभग पूर्ण हो जाना। स्वाभाविक बात है कि जब बच्चे का मानसिक विकास हो जाता है तो उसका भाषा विकास भी हो जाता है, तो शब्द भंडार भी उनका लगभग पूर्ण हो जाता है। 50,000 शब्द बच्चे के पास में होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे का जो है शब्द भंडार पूर्ण हो जाता है, क्योंकि स्मिथ के अनुसार 12 वर्ष की अवस्था में बच्चे के पास में 30,000 से ऊपर शब्द होते हैं, ठीक है। भाषा में कोड का प्रयोग करना, ये तो किशोरावस्था में सबसे, किशोर और युवा तो सबसे ज़्यादा करते हैं। भाषा को कूट भाषा कहते हैं ना। कोड भाषा का मतलब कूट भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कूट भाषा, कूट भाषा, मम्मी पापा ना समझ पाए, टीचर ना समझ पाए, है तो कूट भाषा का प्रयोग करते हैं, कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि किशोरावस्था का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलेंगे आज के हमारे वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। आपने बहुत धैर्य से हमारी चीज़ों को देखा है, समझा है। तो बालक के भाषाई विकास तथा विचारों को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है, यहाँ भी नहीं पर ध्यान देना है ना। तो इस तरह से बच्चे के भाषाई विकास और विचारों को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। क्या नहीं है? बुद्धि, लिंग, भोजन, सामाजिक और आर्थिक स्थिति। स्वाभाविक बात है कि कोई बच्चा बहुत मोटा है, बहुत खाता है ना, या बहुत कम खाता है, एक सामान्य सा भोजन करता है, इससे उसकी भाषा पर और विचारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए स्वाभाविक बात है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? भोजन, ठीक है। बाकी लिंग भेद, बुद्धि और सामाजिक आर्थिक स्थिति विचारों पर प्रभावित कर सकती है, ये प्रभावित करती है, लेकिन भोजन प्रभावित नहीं करता है। स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम आपके जो है सहयोग की अभिलाषा रखते हैं। अगर आप हमें सहयोग करेंगे, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, ज्ञान सागर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, आपके मोटिवेशन से हमें मोटिवेशन मिलेगा, आपके सहयोग से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम प्रेरक होकर के और अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। अगला वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। अगला वीडियो हमारा आएगा जो कि संवेग पर होगा। हम देखेंगे कि किस तरह से संवेगात्मक विकास बच्चे का होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे विदा लेते हैं और तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत जो है आपका ये वीडियो देखने का धन्यवाद, और आपसे आशा है कि आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।